हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आपकी आज की क्लास शुरू करते हैं। अच्छा, सबसे पहले क्लास अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करो, लाइक करो, हमें बताओ कि क्लास आपको अच्छी लग रही है, हमें भी प्रोत्साहन मिलता है। The biggest confusion in your RBI Grade B preparation is what should I study, what should I skip, and how do I study. And right now, RBI Grade B 2026 notification, it is expected so soon. So you are feeling very confused right now, and this is totally normal. But इन्हीं सारी problems और आपके confusion को end करने के लिए I am launching today my new initiative, which is RBI Grade B selection system. So this is not just an online course, this is a system of preparation, a structured system only for serious students. जो students serious हैं, इसमें weekly basis पे I am going to mentor you personally. You will have Zoom guidance sessions with me every week. So I'll give you a strategy for the week, then I'll review your preparation in the next week so that you are on the right path throughout your preparation for phase 1, phase 2 as well as interview. It is a complete system of preparation and complete structured resources are also included in this. So एक बार देख लेते हैं इसके अंदर हमें क्या कैसा डैशबोर्ड मिलता है। तो जब आप इसको ज्वाइन करोगे, आफ्टर यू ज्वाइन, द फर्स्ट थिंग विच यू गेट इज वीकली लाइव गाइडेंस एंड मेंटोरशिप ऑन Zoom. So I'll be your guide. I'll mentor you throughout the process of preparation for phase 1, phase 2 and interview as I said. एंड इसमें फेज 2 की सारी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड है, फेज 1 की सारी प्रिपरेशन स्ट्रक्चर्ड है, जनरल अवेयरनेस, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग विद इवैल्यूएशन ऑफ योर आंसर्स एंड द इंटरव्यू. So everything that you need is inside this one batch, and I'll be your mentor throughout your preparation journey. So if you do not want to prepare alone, if you want to prepare under my personal guidance, then this is the right structured system for you, which has been launched today by me for the 2026 examination. So in this limited time, if you want to clear the exam with structured preparation and proper personal guidance throughout your preparation, then this is the best batch for you. Okay, so these were the features of it. Now how to access it, the link जो है इसका वो pinned comment में given है, comment box में आपको मिल जाएगा. So basically it is not just a course, it is a complete system of selection only for the serious students. चलिए, पहली न्यूज़ है इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज़, जिसका बेस ईयर आपका 11-12 है। 2011 और 12 बेस ईयर देखो, याद रखना, पूछ सकते हैं क्योंकि इस साल ना रिवीजन भी हुई है कहीं आपके इंडेक्सेस के बेस ईयर में। तो इसका है आपका 11-12 और ये मार्च के लिए, महीने के लिए आपका डेटा दिया गया है इसका। तो क्या होता है, याद है आईआईपी होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसी में से ना आपकी जो मेजर 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनका निकाल के अलग से इंडेक्स दिया जाता है, ठीक है। और ये जो है आपका, ये आपका कौन इसको रिलीज़ करता है, सो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर योर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड इसे देता है, ये बात याद रखना। हाइलाइट्स देख लेते हैं मार्च के लिए। तो मार्च के लिए देखो, ये डिक्लाइन हुआ है बाय 0.4%, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन हुई है इसमें आपके प्रोडक्शन में। इसमें आपका अगर देखें तो नेगेटिव ग्रोथ किन सेक्टर्स में कॉन्ट्रैक्शन देखी गई है, कोल में, क्रूड ऑयल में, फर्टिलाइजर्स में। देखो, कोल तो कम कर ही रहे हैं क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ रही है, क्रूड ऑयल और फर्टिलाइजर्स वेस्ट एशिया करके हुआ है। एंड परफॉर्मर्स कौन से थे, जिन आपकी कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें ग्रोथ देखी गई है, जिनका प्रोडक्शन बढ़ा है, वो है नेचुरल गैस और सीमेंट। देन फर्टिलाइजर्स ने सबसे वर्स्ट परफॉर्म किया है, उसमें ड्रॉप आया है 24.6% का। देखो, एग्रीकल्चर डिमांड में सीजनल शिफ्ट भी होते हैं आपकी, ऑब्वियसली उसका भी एक रीज़न है इसकी गिरावट में। और अगर हम क्यूमुलेटिवली पूरे फाइनेंशियल ईयर की पिछले बात करें ना, अप्रैल 25 से लेके मार्च 26 तक, तो आपका जो पूरा ये इंडेक्स है पूरे साल में 2.6% से ग्रो हुआ है, और ये ईयर ऑन ईयर कैलकुलेट होता है। चलिए हम लोग इसके बारे में, इंडेक्स के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। क्या है, प्रोडक्शन वॉल्यूम इंडेक्स है कि प्रोडक्शन किसी चीज़ की आज ये इतना टन प्रोड्यूस कर रही थी, अगले साल इसने कितना टन किया है, उसका एक सिंपल सा ये इंडेक्स है। और मैंने बता दिया, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो हैं इसे रिलीज़ करते हैं हर महीने। ये जो 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं ना, इनका क्या है, जो आपका पूरा इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन है उसमें इन 8 का 40.27% का वेटेज होता है, इसलिए इन्हें अलग से भी निकाला जाता है। चलिए 8 कोर इंडस्ट्रीज़ देख लेते हैं आपकी कौन कौन सी हैं।
ये यहाँ ना लाइन वाइज गिवन है जिसका वेट सबसे ज़्यादा है। सो रिफाइनरी प्रोडक्ट्स का सबसे ज़्यादा होता है, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। तो ये आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं। चलिए नेक्स्ट है नीति आयोग लॉन्चेस 7th एडिशन ऑफ ट्रेड वॉच क्वार्टरली। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है अगर आप बैंकिंग या आरबीआई का एग्जाम देने जा रहे हो। जो भी लेटेस्ट लॉन्च की होगी ना नीति आयोग ने, वो देख पढ़ के ज़रूर जाना। तो अभी उन्होंने जो है Q3 आपके पिछला फाइनेंशियल ईयर यानी कि आपका अक्टूबर से लेके जो दिसंबर 2025 का टाइम था ना, उस टाइम पीरियड का उन्होंने दिया है ये। इसमें भी सेम है आपका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, यही वो ट्रेड बताते हैं कि इंडिया का बाहर कंट्रीज़ के साथ क्या है। इसमें इन्होंने क्या बताया, जो क्वार्टर है ना उस क्वार्टर की बात होगी सिर्फ यहाँ पे। एक्सपोर्ट्स जो हैं क्वार्टर में 1.6% से ग्रो हुए हैं ईयर ऑन ईयर। ईयर ऑन ईयर का मतलब है कि सेम टाइम पीरियड उससे पिछले साल का। और इम्पोर्ट्स जो हैं 7.9% से ग्रो हुए हैं। तो यहाँ पे सीधा सा एनालिसिस क्या बनता है कि इम्पोर्ट ज़्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, और ये मर्केंटाइज की बात हो रही है। और देखो घूम फिर के हम जब हर महीने का भी डेटा स्टडी करते हैं, क्या निकलता है कि मर्केंटाइज सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंपोर्ट्स आपके ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, और उसी की वजह से हमारा डेफिसिट का वही रीज़न भी है। सर्विस सेक्टर की बात करूँ तो एक्सपोर्ट्स जो आपके हैं उसमें 7.8% का ग्रोथ आया है। इम्पोर्ट्स जो हैं वहीं रहे, ज़्यादा उसमें फ़र्क नहीं आया। और नेट जो है सर्विस सेक्टर हमारा क्या होता है, इसलिए वो नेट सरप्लस है बैलेंस ऑफ ट्रेड में। और टोटल अगर मैं मिला के बात करूँ मर्केंडाइज और सर्विसेज की, तो ये आपका उस जो क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं थर्ड क्वार्टर, उसमें 5.6% से ये ट्रेड ग्रो हुआ है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं एक्सपोर्ट पार्टनर्स भी कौन से रहे हैं। Q3 में यूएसए, यूएई, हांगकांग आपके मेजर पार्टनर्स रहे हैं। और याद है जो हमने पूरे साल का स्नैपशॉट किया था जिसमें मार्च वाला जो आपकी सरकार की फिगर्स आई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें आपका मेजर कौन उभर के आया था, चाइना आया है, ठीक है। और इन्होंने अगर Q3 की बात करें तो यूएसए, यूएई और हांगकांग आप प्राइमरी डेस्टिनेशंस रही हैं फॉर योर जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के लिए। खासकर जेम्स एंड ज्वेलरी ना, देखो नीति आयोग जो भी रिपोर्ट निकालता है ना क्वार्टरली, उसमें ना वो एक सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें इन्होंने जेम्स एंड ज्वेलरी के बारे में ज़्यादा स्टडी किया है। इसके साथ साथ इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो स्पेन है ना, वो सिंगापुर को उसने रिप्लेस कर लिया है एज इंडियाज़ 10th लीडिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन दिस क्वार्टर। मतलब अब हम लोग स्पेन भी उभर के आ रहा है। देन जापान जो है वहाँ पे उसने भी इंडोनेशिया को रिप्लेस कर लिया एज 10th लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इम्पोर्ट्स, यानी कि हम अब जापान से इम्पोर्ट्स काफ़ी कर रहे हैं। इसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट एशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एक्सपोर्ट्स आपका सबसे ज़्यादा से ग्रो हुआ है 33.5%। चाइना और हांगकांग में अब हम काफ़ी, देखो चाइना के साथ ना हमारा ट्रेड काफ़ी बढ़ चुका है। पहले हम इम्पोर्ट ज़्यादा करते थे, अब हम एक्सपोर्ट भी चाइना को काफ़ी करने लग गए हैं। चलिए थीमेटिक फोकस, जैसे मैंने आपको बताया जेम्स एंड ज्वेलरी में इस बार इनका था, इस सेक्टर में इन्होंने ज़्यादा आपकी डीप स्टडी की है। इनकी स्टडी में क्या पता चला है कि ग्लोबली जो है ना, ये पूरी मार्केट में 7.8% का शेयर इंडिया होल्ड करता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें तो इंडिया जो है डायमंड प्रोसेसिंग का ना ग्लोबल हब है। सूरत जो है ना गुजरात में आपका, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट डायमंड कटिंग एंड पॉलिशिंग हब है। देन इसके साथ साथ और भी देखो, जैसे लैब ग्राउंड डायमंड्स नया कॉन्सेप्ट आया है, ये भी ग्रो हो रहा है विद टाइम। चैलेंजेस इस सेक्टर के लिए क्या क्या बताए हैं इस रिपोर्ट ने, देखो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स, क्योंकि डायमंड और गोल्ड ना इंडिया में है नहीं है ज़्यादा, हमारे पास वो खदानें माइंस है नहीं है इसकी, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। और इंपोर्ट बिल में भी तभी ये बहुत एक लार्ज आपका कॉम्पोनेंट है। देन एमएसएमई है, जो ये सूरत में सारी एमएसएमईज हैं, बहुत फ्रैगमेंटेड हैं। देन आपका क्रेडिट गैप है इस सेक्टर में, क्रेडिट नहीं इतनी आसानी से मिल पाते, क्योंकि देखो बड़े बड़े अमाउंट्स के क्रेडिट होता है, इम्पोर्ट्स होता है, तो बहुत ज़्यादा ना इसमें ऑब्वियसली डिफ़ॉल्ट होने के चांसेस रहते हैं। देन gaps in modern design and high tech skills and limited integration into major global trading hubs। तो ये सारे उन्होंने challenges बताए हैं कि इस सेक्टर में अभी ये फेस कर रहा है। चलिए नेक्स्ट है, एक और रिपोर्ट है जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने लॉन्च की है, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन। इसमें हेल्थ का सारा सर्वे कि हम लोग जो हमारा खर्चा होता है ना, हाउस होल्ड तो हम हो गए ना, हमारा घर का जो खर्चा होता है उसमें से हेल्थ में कितना हम करते हैं, उसकी एक एवरेज पूरी इन्होंने ये रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। तो ये इन्होंने जनवरी टू दिसंबर 2025 पीरियड के लिए करी है। सबसे पहले हम लोग मॉर्बिडिटी की बात कर लेते हैं, मतलब कितनी % जनता है उनको कोई बीमारी हो रही है या कोई एलिमेंट है।
सो 13.1% पॉपुलेशन पूरे 100% में से ऐसी है कि उनको कोई ना कोई मॉर्बिडिटी थी जब 15 दिन, जब ये सर्वे हुआ है ना उससे 15 दिन में इन्होंने चेक किया, ठीक है। और ये जो इससे पिछला सर्वे हुआ था ना 17-18 से इन्होंने कंपैरिजन किया है, उसमें 7.5% था, अब 13.1 है। मतलब इतनी पॉपुलेशन इस टाइम दिक्कत में है, कोई बीमारी उन्हें हो रखी है, कोई चोट लगी हुई है, कुछ ना कुछ उन्हें दिक्कत है। देन रूरल वर्सेस अर्बन की अगर हम बात करें तो अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है 14.9%, रूरल में ये कम है, इलनेस अभी 12.2%। एज ग्रुप की बात करें तो ऑब्वियसली देखो हाईएस्ट रेट तो एल्डरली लोगों में ही होगा, जो 60+ की पॉपुलेशन है 43.9%, और उसके बाद बच्चों में है सेकंड सेगमेंट, जो आपके बिल्कुल पैदा होने से लेकर 4 साल के बच्चे हैं ना, उनमें सबसे ज़्यादा इंसिडेंस पाई जा रही है इलनेस की। देन डिजीज़ कौन कौन सी हैं? सो इन्फेक्शियस डिजीज़ में डिक्लाइन देखने को मिला है, लेकिन आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, थायराइड, ये सब बढ़ गई है, और इसी की वजह से ये जो परसेंटेज ऊपर जाती है, ऊपर दिख रही है ना, यही रीज़न है, लाइफस्टाइल चेंजेस, खान पान, इन सब की वजह से ये बढ़ रहा है। चलिए हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड्स देख लेते हैं। सो हॉस्पिटलाइजेशन की अगर हम बात करें, सो एक्सक्लूडिंग योर चाइल्ड बर्थ वॉज 2.9% ड्यूरिंग लास्ट 365 डेज, तो जिसमें लोगों को जाके हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा है केसेस में, दैट इज़ 2.9%। और अगर हम एज स्पेसिफिक की बात करें तो फिर से वही देखो, ज़्यादा इसमें जब नंबर्स ऊपर हमने देखा एल्डरली के ज़्यादा हैं, तो एल्डरली के ही आपका परसेंटेज जिसमें उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन चाहिए वो ज़्यादा है 8.1%। और 0 to 4 ईयर्स के बच्चों में अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो हर 100 के पीछे 3.4% ऐसा है जिनको आपको हॉस्पिटलाइज करना पड़ रहा है। सो इसमें क्या है, प्रेफर्ड फैसिलिटीज़, तो लोग जो हैं वो प्रेफर करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एज़ कम्पेयर टू योर पब्लिक हॉस्पिटल्स। तो रूरल में 60.7% लोगों ने कहा, और अर्बन में 65.5% ने कि हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना बेटर समझते हैं। देखो आपको कि रिपोर्ट्स का फ़ायदा क्या है ना, स्पेसिफिकली आरबीआई का अगर डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है ना, तो सोशल इश्यूज़ में ये सब आ जाता है। और बहुत देखो बच्चे कहते हैं हमें नंबर क्यों नहीं मिले, ये रिपोर्ट्स कोट ही नहीं कर रहे हो, तो कुछ लिखो डेटा, नंबर मिलेंगे। सो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ की अगर हम बात करें, सो इसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज जो हैं इंडिया में आपकी जो इस टाइम है, यानी कि हॉस्पिटल्स के थ्रू किसी प्रॉपर आपके हेल्थ इंस्टीट्यूशंस के थ्रू जो बर्थ हो रहे हैं वो 96.2% हो चुका है, काफ़ी अच्छा नंबर है ये। इसके साथ साथ जो एंटीनेटल केयर है उसकी एक्सेस भी 98% हो चुकी है, सो वेरी गुड नंबर। इम्यूनाइजेशन भी बच्चों की जो है उनको वैक्सीनेशन जो लग रही है 97 to 98% हो चुका, अचीवमेंट हो चुकी है, ये काफ़ी अच्छे नंबर्स अगर हम देखें। चलिए अब है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपेंडिचर कितना करते हैं लोग हॉस्पिटलाइजेशन में। सो यही अगर हम बात करें कि पब्लिक हॉस्पिटल्स में अगर कोई भर्ती होता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट है जो साल में देखी गई है 6,631, प्राइवेट में 35,000+ है ये। ऑल इंडिया एवरेज इसकी वजह से आया 34,000 रुपीज़। चलिए फाइनेंशियल सोर्सेज लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, 80% हाउस होल्ड्स ने कहा कि हम ये खर्चा अपनी सेविंग्स में से करते हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा प्राइवेट में जा रहे हैं तो खर्चा यानी ज़्यादा हो रहा है। और उस आपके 10 से 16% ने कहा है हमें इसके लिए बोरो भी करना पड़ रहा है। सो पब्लिक सेक्टर रिलीफ, तो बहुत सारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे आपके जो हॉस्पिटलाइजेशन केसेस हैं उनका जो खर्चा है वो बहुत कम है, मतलब कि 1100 या उससे कम में भी लोगों के केसेस रिजॉल्व हो रहे हैं। चलिए हेल्थ इंश्योरेंस का कवरेज भी देख लेते हैं कि इंडिया में कैसा है, तो मतलब इन्होंने हर सेक्टर पे रिपोर्ट दी है। सो हेल्थ इंश्योरेंस पेनिट्रेशन अगर रूरल बात करें तो 47.4% हो चुकी है रूरल एरियाज़ में, गुड नंबर, काफ़ी देखिए इंक्रीज़ हुआ है यही 17-18 के मुकाबले। अर्बन में 44.3%, मतलब रूरल आगे है, देख लो। सो ये आपका बेसिकली जो जैसे सरकार की स्कीम है आयुष्मान भारत स्कीम और आपका जीवन ज्योति बीमा योजना, इन सब की वजह से ये ज़्यादा बढ़ा है। चलिए नेक्स्ट है समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड फॉर WSIS, जो कि आपका वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी होता है, तो इनके ना प्राइजेज होते हैं हर साल। तो 2026 के लिए अनेबलिंग एनवायरनमेंट कैटेगरी में हमारा समृद्ध ग्राम इनिशिएटिव नॉमिनेट हुआ है। रिजल्ट्स आपके अभी जून जुलाई में आएंगे, अभी ये सिर्फ नॉमिनेशन है। सो ये इनिशिएटिव के बारे में जान लेते हैं क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस का ये इनिशिएटिव है, ठीक है। सो इसमें क्या है कि सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं देनी है लोगों को आपके फ़ोन्स की, उनके इंटीग्रेटेड सर्विस डिलीवरी भी देनी है थ्रू योर नेटवर्क।
सो इसमें आपका क्या है, भारत नेट है ना, जो भारत नेट वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है, उसी को यूज़ किया जा रहा है टू प्रोवाइड हाई स्पीड फाइबर टू दी होम एंड पब्लिक वाईफाई इन विलेजेस। इसके साथ साथ इसमें समृद्धि केंद्र भी बनाए गए हैं। ये वन स्टॉप कम्युनिटी हब्स हैं, जैसे हमारे KYC और हर काम के लिए हब होता है ना, वैसे ये भी एक हब है जहाँ पे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को सबके लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड होता है। आप जाइए वहाँ पर, आप केंद्रों में कुछ भी आपको है काम करना है ऑनलाइन, आप जाके कर सकते हैं। और ये इसी के अंतर्गत जो फर्स्ट केंद्र है ना आपका, अभी रिसेंटली आपका किया गया था इनॉग्रेट इन एट उमरी विलेज इन गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश। चलिए ये प्राइजेस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये ना इंटरनेशनल लेवल पर एक कॉन्टेस्ट होता है जिसे इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट आपका ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस मिलके ये दोनों ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें क्या है, उन प्रोजेक्ट्स को जो अलग हटके है ना, जो लोगों की मदद कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर काम कर रहे हैं, इन सबको आपके प्राइज़ दिए जाते हैं और पहले नॉमिनेशन होती है, फिर ये लोग प्राइज़ डिक्लेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन लॉन्च्ड एन AI पावर्ड चैटबॉट नेम्ड अभय, और इसे अनवील किया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसका ना बहुत ही अच्छा चैटबॉट है। आजकल आपको पता होगा ना, केस चल रहे हैं वो डिजिटल अरेस्ट वाले, है ना, फेक केस होते हैं, फिर पैसे उड़ा रहे हैं सारे खातों में से। तो इसके लिए कि इसको सिटीजन्स वेरीफाई कर सकें कि अगर कोई लीगल नोटिस आपको नकली दिखा रहा है कि वो है जेन्युइन है या फ्रॉडुलेंट है, आप इस पोर्टल पे जाके, चैटबॉट पे जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि ये स्कैम्स इतने बढ़ चुके हैं ना, ऐसे आएगा वो आपकी स्क्रीन पे कि मैं तो ऑफिशियल हूँ पुलिस वाला, और फिर फेक नोटिस दिखाते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं, हाउस अरेस्ट। मतलब लोगों के साथ ये अभी भी पढ़े लिखे लोगों के साथ हो रहा है। सो वही है कि सतर्क बनिए, आसपास अपने लोगों को भी बताइए कि इस ऐप को यूज़ करें। अगर कुछ भी उनके साथ होता है, अगर नोटिस चेक भी करना है, उनको लग रहा है नहीं ये जेन्युइन है, तो अभी ऐप पे जाइए और चेक कीजिए। चलिए नेक्स्ट है, ओडिशा मार्क्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन एज चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी जी एंड यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णो जी laid the foundation stone for India's first advanced 3D semiconductor packaging unit in भुवनेश्वर। तो बहुत देखिए बड़ी अचीवमेंट है, काफ़ी ये न्यूज़ में भी है अभी। इसे बना कौन रहा है? US बेस्ड 3D ग्लास सॉल्यूशंस है, उन्होंने अपनी इंडिया में एक सब्सिडरी खोली है, हीट्रोजीनियस इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन, उसके थ्रू ये पूरा पैकेजिंग यूनिट बना रहे हैं। इसकी लोकेशन रहेगी आपकी इन्फो वैली भुवनेश्वर में, और अप्रॉक्सीमेटली आपका 1943 करोड़ रुपीज़ इसमें खर्च हो रहा है प्रोजेक्ट में। चलिए नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स हैज़ लॉन्च्ड अ क्रिएटिव प्रोजेक्ट कॉल्ड विश्व सूत्र वीव्स ऑफ इंडिया फॉर दी वर्ल्ड। तो ये ना आपका जो ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडलूम्स है ना, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी जिसे निफ्ट कहते हैं, ये दोनों ने मिलके लॉन्च किया है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका कोर आइडिया क्या है कि इंडिया के जो ट्रेडिशनल हमारे हैं ना हैंडलूम वीव्स, उनको हम फॉरेन के डिज़ाइंस के साथ ब्लेंड करेंगे। समझ रहे हो, इंडिया गोज़ ग्लोबल, इंडिया को हम फॉरेन से के डिज़ाइनों से मिलाएंगे। तो 30 इंडिया के ना फेमस हैंडलूम डिज़ाइंस लेंगे, हर स्टेट का एक लेंगे, और उसमें कुछ ना कुछ फॉरेन का ना फ्यूजन डालेंगे, ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ का। इससे क्या होगा, फैब्रिक हमारे, लेकिन जब वो डिज़ाइनिंग और वो सब कुछ फॉरेन बाकी ग्लोबल कंट्रीज़ की होगी ना, तो आपका डिमांड बढ़ेगा फैशन, इंटरनेशनल फैशन मार्केट्स में। और इसको ना अभी आपकी फेमिना मिस इंडिया हुआ था, उसी में लॉन्च किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, इंडियाज़ फर्स्ट पेट्रोगिल्फ कंजर्वेशन पार्क वाज लेड इन लद्दाख। तो ये आपका है जो पार्क है ना, सिंधु घाट है, ऑन द बैंक्स ऑफ द इंदस रिवर इन ले, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। अब ये क्या है आपका पेट्रोगिल्फ, क्या होता है ये, क्या है ये ना, बेसिकली प्री हिस्टोरिक रॉक क्रेविंग्स होती हैं। वो ना क्या उस टाइम क्या होता था, पेन और पेपर नहीं होते थे, तो ना वो जो रॉक्स होते थे ना, उसी पे क्रेविंग्स करते थे पुराने लोग। तो इस उनकी ही ये साइट्स हैं और उन्हीं को प्रिजर्व किया जाएगा। ये पार्क बनाने के लिए, प्रिजर्वेशन के लिए MOU साइन हुआ है आपका डिपार्टमेंट ऑफ आर्काइव्स, आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बीच में। चलिए नेक्स्ट है, इंडिया एक्सटेंड्स ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड एलिजिबिलिटी फॉर पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन इन श्रीलंका अप टू 6th जनरेशन। मतलब उनका कोई भी श्रीलंका में है और उनकी जो 6th जनरेशन भी पैदा हो चुकी है ना श्रीलंका में, उनको भी OCI कार्ड मिलेगा। ये कार्ड क्या होता है, ये ना एक तरह से लाइफ लॉन्ग वीज़ा है, ठीक है। कोई भी पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन है ना, जो अब किसी और कंट्रीज़ के सिटीजन्स बन चुके हैं, क्योंकि देखो इंडिया ना डुअल सिटीजनशिप नहीं देता। इंडिया कहता है या तो आप मेरी कंट्री के सिटीजन रहो या फिर कहीं और कंट्री का ले लिया तो मैं नहीं रखूँगा। उस केस के लिए OCI उन्होंने निकाला है।
ये 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए आपका सिटीजनशिप एक्ट 1955 को अमेंड किया गया था। अब इसमें क्या है, इंडियन ओरिजिन के लोग आते हैं, जो कोई भी सिटीज़न ऑफ इंडिया रहा है ऑन और आफ्टर जनवरी 26, 1950 और वॉज एलिजिबल टू बिकम वन, वो लोग इसमें आपके OCI कार्ड को लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, वो जो इंडियन ओरिजिन के जो सिटीज़न रहे हैं या एलिजिबल थे, उनके चिल्ड्रन, ग्रैंड चिल्ड्रन, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन वो भी आते हैं। देन स्पाउसेस, अगर कोई भी इंडियन सिटीजन्स हैं, उनका कोई फॉरेन स्पाउस है, OCI कार्ड होल्डर्स हैं, तो उसमें भी क्या है, वो लोग इस आते हैं इस कैटेगरी में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं OCI कार्ड के लिए। एंड एक्सेप्शंस कौन कौन अलाउड नहीं हैं, ठीक है। सो पीपल हु हैव बीन सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश आर इन एलिजिबल, उनको ये कार्ड नहीं मिलता है। चलिए रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, और इसमें अगर मानो किसी को ये कार्ड मिला है, ऑब्वियस देखो वो इंडिया में आके रह सकते हैं, उनको कोई इशू नहीं है उनकी रेजिडेंस पे, बट क्या है, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिलते, वो वोटिंग नहीं कर सकते, MP MLA कुछ नहीं, गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं ले सकते। लैंड जो है सो वो एग्रीकल्चर और प्लांटेशन लैंड नहीं ले सकते, और उनको स्पेशल परमिट्स लेने होंगे अगर कोई उनको रिसर्च वर्क करना है, कहीं प्रोटेक्टेड एरियाज़ में जाना है, मानो लद्दाख का कोई प्रोटेक्टेड एरिया है उनको जाना है, तो वहाँ के लिए उन्हें स्पेशल परमिट्स लेने पड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक्स ग्लोबल इनिशिएटिव वाटर फॉरवर्ड। तो ये न्यूली लॉन्च्ड एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है वर्ल्ड बैंक का, ठीक है, नाम है इसका वाटर फॉरवर्ड। तो नाम से ही पता चल रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड हमें अभी तो पानी को बचाना ही है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी उसको बचा के रखना है। सो इसमें क्या है, देखो वाटर सिक्योरिटी फॉर 1 बिलियन पीपल बाय 2030। एंड इसमें क्या है, ये माना जाएगा, देखो पानी ना ऐसे नहीं, अभी हम मान के चल रहे हैं अरे ये तो इतना ज़्यादा पड़ा है, ये तो ख़त्म ही नहीं होगा, हम बस मिसयूज़ कर ही जा रहे हैं, नहीं, वो कह रहे हैं इसको इकोनॉमिक एसेट मानो अपना, जैसे एसेट अपना कोई होता है ना, हम उसकी देखभाल अपने घर को संभाल के रखते हैं, वैसे समझो इसको। इसमें उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट्स को ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, रिफॉर्म्स लानी ज़रूरी है, वाटर स्कैर्सिटी से डील करना ज़रूरी है। और ये क्या है, इसमें आपके प्लेटफॉर्म में प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक, बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मिलके इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है केरला बेस्ड बॉटनी रिसर्चर एंड आलिम यूसुफ जी वॉज ऑनर्ड विद दी WWF नेशनल अवार्ड। तो उनको किस लिए मिला है ये अवार्ड, उन्होंने ना एक AI पावर्ड मोबाइल एप्लीकेशन बनाई है जिसका नाम है न्यूफाइट ID। ये ऐप क्या करती है, देखो केरला में ना बेसिकली बहुत सारे इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज़ आ जाते हैं, ठीक है। अब वो इन्वेजन करने से क्या होता है कि वो ना जो वहाँ के नेटिव है ना, उनको फ्लोरा और कोई भी वाइल्ड लाइफ है उनकी लाइफ को कहीं ना कहीं थ्रेटन करते हैं। तो पता लगाना, आइडेंटिफाई करना, अरे नहीं ये इन्वेजिव है, इसको हटाना ज़रूरी है वरना हमारे नेटिव को भी ख़राब कर देगा, उसके लिए स्पेसिफिकली जैसे आपके वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में से यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके फॉरेस्ट रेंजर्स हैं या लोकल कम्युनिटीज़ हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इनिशिएटिव। तो ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, ऑब्वियसली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का हमें पता ही है जो चल रहे हैं इश्यूज़। तो इसे लॉन्च किसने किया है, UK प्राइम मिनिस्टर KS स्टार्मर और फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने इसको किया है। अभी ये इनिशिएटिव हुआ था, को होस्ट किया उन्होंने। एंड इसमें क्या है, पेरिस में हुआ था ये अभी समिट इसका, एंड ये इन रिस्पॉन्स टू योर नियर टोटल कोलैप्स ऑफ शिपिंग ट्रैफिक इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आया है। और उन्होंने कहा कि फ्यूचर में ऐसा कोई इवेंट ना हो और अभी स्ट्रेट ऑफ को हमें खुलवाना ज़रूरी है, उसके लिए ये सब लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है इंडियाज एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S जयशंकर जी पार्टिसिपेटेड इन द AZEC प्लस ऑनलाइन समिट होस्टेड बाय जापान। तो ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है आपका एशिया ज़ीरो एमिशन कम्युनिटी। एक तरह से एशियन नेशंस ने ना अपना एक ग्रीन एनर्जी क्लब बनाया है ये, ठीक है। अब इसमें क्या है, एशियन कंट्रीज़ को वो हेल्प करते हैं कैसे हमें नेट ज़ीरो कार्बन प्रोड्यूसिंग नेशंस बनना है, कि कार्बन एमिशंस हमारे बिल्कुल नेट ज़ीरो हो जाए विदाउट हर्टिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ। अभी AZEC प्लस क्या है, ठीक है, देखो AZEC बना था तब ना इसके सिर्फ 11 मेंबर्स थे, उसके बाद क्या हुआ और कंट्रीज़ ने ज्वाइन किया, जैसे इंडिया ने बाद में ज्वाइन किया, तो फिर इसको वो प्लस बना दिया कि और कंट्रीज़ अब एंटर हो गई हैं, तो फिर इसलिए AZEC प्लस इसका नाम बन गया। चलो नेक्स्ट है इंडो रशियन रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट, जिसे रेलोस पैक्ट कहा जाता है। तो ये क्या है, इसमें ना इंडिया की और जो रशिया की आर्म्ड फोर्सेस है ना, वो आपस में एक दूसरे की फैसिलिटीज़ यूज़ कर सकती है, जैसे कि रीफ्यूलिंग के लिए, रिपेयर्स है, कोई सप्लाई रिप्लेनिश करनी है, तो इन सब के लिए कहा है कि इन्होंने पैक्ट किया है कि हम एक दूसरे की आर्म फोर्सेस की चीज़ों को यूज़ करने देंगे, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को। चलिए अब इस एग्रीमेंट में क्या बात हुई है कि एक तो क्या होगा कि दोनों कंट्रीज़ 3000 ट्रूप्स जो हैं
आपके स्टेशन करेंगी, ठीक है, एक दोनों कंट्रीज, जैसे कि रशिया के 3000 इंडिया में स्टेशन होंगे, हमारे 3000 ट्रूप्स रशिया में स्टेशन होंगे, ठीक है। ये होंगे ग्राउंड पर्सनल फॉर जॉइंट एक्सरसाइजेज ऑफ ट्रेनिंग। और 5 वॉरशिप्स जो हैं नेवल वेसल्स फॉर पोर्ट कॉल्स एंड रिपेयर्स, तो इसके लिए भी स्टेशन होंगे। एंड देन 10 एयरक्राफ्ट मिलिट्री प्लेन्स फॉर रीफ्यूलिंग एंड पार्किंग। देन फाइनली आपका है लिस्ट ऑफ आउटकम स्टेट विजिट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ कोरिया HE ली जे म्यूंग जी आए थे इंडिया में। और देखो जब आते हैं तो ऑब्वियसली काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी MOU साइन होते हैं। यहाँ हम मेन चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले देखो उन्होंने कहा है कि नेगोशिएशंस इंडिया और कोरिया जो है आपका, ये कौन से कोरिया की बात हो रही है, साउथ कोरिया की, ठीक है, कि हम अपग्रेड करेंगे। सेपा है हमें करना है, सेपा इज़ योर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। देन ट्रेड गोल क्या है, दोनों कंट्रीज़ ने कहा है कि हम $50 बिलियन तक अपना ट्रेड दोनों मिलकर पहुंचाना चाहते हैं 2030 तक। इसके साथ साथ डिजिटल पेमेंट्स के फील्ड में NPCI जो हमारा है इंटरनेशनल, उन्होंने कोरियन फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन एंड क्लियरिंग इंस्टीट्यूट के साथ भी MOU किया है कि हमारा UPI इंटीग्रेशन, क्योंकि देखो चल तो रहा ही है ना UPI को हमें इंटरनेशनल लेकर जाना है। देन MOU हुआ है IFSCA जो हमारा गिफ्ट सिटी है गुजरात में, और कोरिया के FSS में फॉर म्यूचुअल फाइनेंशियल रेगुलेशन कॉपरेशन। इसके साथ साथ देखो जो रिपब्लिक ऑफ कोरिया है ना, उन्होंने इंडिया का जो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस है ना, जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, और इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव उन्होंने कहा है कि हम ज्वाइन करेंगे, एंड कर लिया है ऑफिशियली ज्वाइन। और इंडिया ने क्या ज्वाइन किया है, जो कोरिया का ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर सियोल में है। इसके साथ साथ दोनों कंट्रीज़ ने ये भी कहा है कि 28-29 को ना हम क्या मनाएंगे, एज ईयर ऑफ इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया फ्रेंडशिप। चलिए नेक्स्ट है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स हैज साइंड MOU विद IIT पटना अंडर योर PM विकास स्कीम। तो PM विकास स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा सेंटर देखते हैं इसे, अंडर योर मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है ना, उनकी स्किलिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, इस सबसे रिलेटेड है। ये ना क्या है, ये ना एक अम्ब्रेला स्कीम हो गई। इसमें क्या है, पहले ना 5 अलग अलग स्कीम्स होती थी आपकी इस मिनिस्ट्री की, उन्होंने मर्ज करके एक ही बना दी, जो कि थी आपकी सीखो और कमाओ, उस्ताद, हमारी धरोहर, नई रोशनी और नई मंजिल। नेक्स्ट है सुशांता कुमार मोहांटी जी ऑफिशियली एज्यूम चार्ज एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 ईयर टर्म्स के लिए उन्हें लगाया है अभी के 3 साल के लिए, बाकी फर्दर ऑर्डर्स जो रहेंगे। देन करियर बैकग्राउंड इनका देख लेते हैं, तो देखो 30 साल का एक्सपीरियंस है इनका बैंकिंग फील्ड में, और इससे पहले क्या थे, ये चीफ जनरल मैनेजर थे आपके एट बैंक ऑफ बड़ौदा। और जो ये अपॉइंटमेंट हुई है ना सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, ये करती हैं वो अंडर बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970। नेक्स्ट 61st एडिशन ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2026 ये आपका अभी रिसेंटली भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ है, और इसमें जो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड बनी है इस साल वो हैं साध्वी सतीश सेल जी, और ये कहाँ से हैं, ये आपके गोवा से हैं। चलिए नेक्स्ट है 9th प्रोफेसर MS स्वामीनाथन अवार्ड। तो ये आपका अनाउंस हो गया है, किन्हें मिला है, डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी को। और ये कौन है, ये डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर हैं ऑफ आईकार इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इन्हें क्यों मिला है, इन्होंने देखो बहुत एग्रीकल्चर के फील्ड में क्लाइमेट रेजिलिएंट आपके सीड्स बनाई हैं, टेक्नोलॉजीज बनाई हैं, उसके लिए इन्हें मिला है। नेक्स्ट है वर्ल्ड लिवर डे। तो ये देखिए हर साल अप्रैल 19 को मनाया जाता है, और थीम है इसकी इस साल सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लिवर। ऑब्वियसली हैबिट्स अच्छी रखोगे तो ही लिवर अच्छा होगा। देन एस्टैब्लिश इसको 2010 में किया गया था बाय यूरोपियन एसोसिएशन फॉर स्टडी ऑफ द लिवर। और अप्रैल 19 क्यों चुना, क्योंकि इस दिन ये जो आपकी एसोसिएशन है ना, ये बनी थी 1966 में, तो उन्होंने अपना ही फाउंडिंग डे कहा कि हम रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है 18 नेशनल सिविल सर्विसेज डे। ये हर साल अप्रैल 21 को इंडिया में मनाया जाता है। थीम है इस साल का विकसित भारत, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट एट द लास्ट माइल। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2006 से इस दिवस को मनाते हैं। और अप्रैल 21 क्यों चुना, क्योंकि ना एक बहुत हिस्टोरिक इवेंट हुआ था 1947 में इस दिन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैं, उन्होंने फर्स्ट बैच ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोबेशनर्स थे ना, IAS ऑफिसर्स, उनको एड्रेस किया था। तो इसी दिन को आपका इसलिए नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है।